बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का लेक्चर 18 जून 2020 जमात नहम उर्दू बरोज जुमेरात। गज़ल नंबर 2। शायर का नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश। आतिश जो है ये तखल्लुस है जो शायर हज़रात जो है अपने नाम के साथ लगाते हैं। तो हमने आज गज़ल नंबर 2 की रीडिंग करनी है। इनके शार का मफ़हूम और तशरीह वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायनी। अभी शायर जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश के तारुफ जो है वो हम देखते हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो हैं 1764 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1846 में हुई। इनका नाम जो था हैदर अली और तखल्लुस आतिश था। आप फैसलाबाद लखनऊ में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था जो दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। शुजाउद्दौला के अहद में दिल्ली छोड़कर फैज़ाबाद आ गए। अभी आतिश छोटे थे कि वालिद वफ़ात पा गए, इसलिए इनकी तालीम और तरबियत बेहतर तरीके से ना हो सकी। आतिश ने नवाब मिर्ज़ा तकी खान की मुलाजमत इख्तियार कर ली। उनके साथ लखनऊ आ गए। आतिश जो थे ये गज़ल गो शायर थे। इनकी गज़लों में तग़ज़्ज़ुल की बेशतर खूबियाँ पाई जाती हैं। आतिश की तसानीफ़ में इनका कुलियात ही अहम है, जिसमें इनका वो सारा कलाम शामिल है जो मुख्तलिफ असनाफ़ सुख़न की सूरत में मौजूद है। तो ये तो था ख्वाजा हैदर अली आतिश का तारुफ। तो तारुफ के अंदर से MCQs भी होते हैं, तो वो भी आप लोगों ने याद करने हैं। अभी हम इनके अशार का मफ़हूम पढ़ेंगे तो और उसकी तशरीह के हवाले से मैं आपको समझाऊंगी। पहला शेर देखें। रुखो जुल्फ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। रुख चेहरा, जुल्फ बाल, खोया किया कुर्बान करना। अंधेरे उजाले में यानी कि रोशनी और अंधेरे में रोया किया रोते रहना। अब इसका मफहूम देखें। शेर नंबर 1। महबूब के चेहरे और खूबसूरत जुल्फों को याद कर करके रात के अंधेरे और दिन के उजाले में रोता रहता हूँ। अब महबूब जो है वो अपने जो माशूक है उसके खूबसूरत चेहरे को और खूबसूरत जुल्फों को याद कर करके दिन को और रात को रोता रहता है। ठीक है। तो महबूब का चेहरा जो है वो हुस्न शायर की तारीकी जिंदगी को इस तरह रोशन कर देता है जिस तरह रोशनी रात की तारीकी को उजाले में तब्दील कर देती है। तो शायर का कहना है कि झूठी मोहब्बत का दावा तो सभी करते हैं, मगर इसमें जो पेश आने वाली तकालीफ होती हैं उनको बर्दाश्त करना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो अब जो है आतिश के हालात क्या हैं कि वो दिन और रात में उसके जो है बड़े बुरे हालात में गुजर रहे हैं। वो कह रहा है कि महबूब के हसीन चेहरे को वो याद करता है और उसकी घनी और काली जुल्फों को जब वो याद करता है तो उसके दिल से एक आह निकलती है और वो दिन हो या रात हो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो हर वक्त रोता रहता है। तो रोना और धोना उसका मुकद्दर बन चुका है। इसलिए जब महबूब से जब उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, जब वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुआ था, उस वक्त जो है ऐसे हालात नहीं थे। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था, लेकिन जब से वो अपने महबूब से मिला है तो उस वक्त से बेचैन और बेकरार है और दिन और रात रोता रहता है, हालांकि उसके महबूब को उसकी कोई फिक्र नहीं है। ठीक है। तो आगे शेर नंबर 2 देखें। हमेशा लिखे वस्फे दंदाने यार, कल अपना मोती परोया किया। वस्फ खूबियां, दंदान दांतों की। ठीक है। मोती परोना मोतियों की लड़ी बनाना। तो इसका मफहूम देखें। शायर जब भी लिखने बैठा तो इसके कलम ने महबूब के खूबसूरत दांतों का हुस्न ऐसे बयान किया जैसे मोती परो दिए हों। अब शायर जो है पहले तो उस महबूब के चेहरे और उसकी जुल्फों को याद कर करके रो रहा था। उसके बारे में उसने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि महबूब के जो चेहरे और खूबसूरत जुल्फों को याद कर करके वो दिन रात जो है वो रोता रहता है और बहुत परेशान हाल है। तो अब जो है जैसे ही वो अपने महबूब की
खूबसूरत दांतों के बारे में लिखने लगता है तो जैसे ही वो बयान करता है तो उसका जो कलम है वो खुद ब खुद उसकी खूबियां बयान करना शुरू कर देता है और महबूब के खूबसूरत दांतों की तारीफ में बहुत बड़े बड़े जो है चैप्टर्स लिख देता है, बहुत ज़्यादा तारीफ बयान कर देता है। तो अब वो कह रहा है कि शायर जो महबूब की जुल्फ और रुख की तारीफ करने के बाद उसके हसीन दांतों की तरफ आ गया है जो बड़े हुस्न तरतीब से जुड़े हुए हैं, जैसे मोतियों की माला परोई गई हो, जो महबूब के हसीन और शौक चेहरे पर बड़े खुशनुमा महसूस होते हैं। जब भी महबूब के चमकीले दांतों की तारीफ लिखने लगता है तो उसका कलम जो है इस कदर जोश और रवानी में आ जाता है कि वो सिफात ही बयान करता जाता है जो इन हसीन और दिलकश दांतों का अता करदा करिश्मा है। अब उसका कलम जो है खुद मोती पुराना शुरू कर देता है और बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। ठीक है, अब शेर नंबर 3 देखें। कहूं क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, मैं जागा किया वक्त सोया किया। बसर करना गुजारना, जागा किया जागता रहा, वक्त नसीब मुकद्दर, ठीक है, सोया किया यानी कि सोता रहा। अब इसका मफहूम देखें। मैं अपनी जिंदगी के बारे में क्या बयान करूं कि मेरी उम्र कैसे गुजरी, मैं तो जागता रहा लेकिन मेरी किस्मत सोई रही। अब शायर जो है यहाँ क्या बयान कर रहा है कि मेरी जिंदगी जो है वो कैसे गुजरी है कि मैं तो जागता रहा लेकिन मेरी किस्मत सोई रही। शायर का कहना ये है कि मैं बदनसीब था, मेरी अपनी बदनसीबी के बारे में जिक्र कर रहा है कि मेरा मुकद्दर ही उलट है, मैं जो भी चाहता हूँ उसका मुझे उलट ही मिलता है। तो जैसे सुकून तलब करता हूँ तो बेसुकूनी मिलती है, आराम तलब करता हूँ तो थकावट नसीब होती है, कामयाबी चाहता हूँ तो नाकामी का सामना करना पड़ता है। गोया उसने जो भी आरजू की उसे नहीं मिला। अब वो आपको क्या बताया कि उसने जिंदगी किस अंदाज में बसर की। ऐसे मालूम होता है कि जैसे वो तो सारी जिंदगी जो है यानी कि जागता रहा है और उसकी किस्मत जो है सोई रही है। तो उसने दुनिया के मालूम बता के हासिल करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा, लेकिन फिर भी महबूब जो है बड़ी कोशिश कर रहा है मगर वो कामयाब नहीं हो पा रहा और अपनी तमन्ना के लिए वो पूरी जिंदगी जाग जाग कर उसने गुजार दी मगर उसकी तकदीर जो है वो सोई रही। उसने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया लेकिन जो है कामयाबी हासिल ना कर पाया। तो शायर वही बता रहा है कि नाकामयाबी जो है उसका मुकद्दर बन गई है। वो तो सारी जिंदगी जागता रहा लेकिन उसकी किस्मत जो है सोई रही और उसने उसका कोई साथ ना दिया। तो शेर नंबर 4 देखें। रही सब्ज बेफिक्र किश्ते सुखन, ना जोता किया मैंने ना बोया किया। सब्ज तरोताजा हरी, बेफिक्र बेपरवाह, कष्ट खेती, जोता किया यानी कि बैल जोते, और ना बोया किया ना बीज बोया। अब शायर का क्या कहना है, मफहूम देखें। ना मैंने बैलों को जोता ना बीज बोया, बगैर किसी मेहनत के मेरी शायरी की सरजमीन हमेशा सरसब्ज और शादाब रही। अब शायर कह रहा है कि मैंने ना तो कोई मेहनत की यानी कि ना ही कोई बीज बोया और कोई मेहनत किए बगैर जो मेरी शायरी की खेती है वो हरी भरी ही रही है, सरसब्ज रही है। क्योंकि शायर ने यहाँ अपनी शायरी को तशबीह एक खेती के साथ दे दी है कि खेती जैसे होती है वैसे ही मेरी शायरी है। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश कहते हैं कि मेरी शायरी में जो हुस्न और रवानी है ये मेरे गमों का रद्द अमल है और ये गम मुझे मेरे महबूब की जानिब से मिले हैं। बाज़ लोगों को तो बयान करने के लिए, शायरी करने के लिए जो है बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो कोई शेर लिख पाते हैं। तो जब एक इंसान दुखी होता है तो उसके अंदर से खुद ब खुद जो है उसका जज्बा और जुनून जो है वो निकलता है और वो एक कलम के जरिए जो है तो सारे का सारा वो लिख डालता है। तो वही शायर जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश बयान करते हैं कि मेरे महबूब की तरफ से मुझे गम इतने मिले हैं कि मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी कि मैं शायरी करूं। जब भी मैंने कलम उठाया तो मेरे हाथ ने खूबसूरत कलम शायर जो है शायरी खुद ही लिखनी शुरू कर दी। तो मैंने कोई मेहनत नहीं की। ये जो रवानी है मेरे शायरी में और जो हुस्न और खूबसूरती है ये मेरे महबूब की देन है। बाज़ लोग महबूब के हिजर फराग में पैदा होने वाली महरूमियों को अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेते हैं और उन पर मायूसी के बादल छाए रहते हैं। हालांकि ख्वाजा हैदर अली आतिश ने ऐसे नहीं थे, उन्होंने अपनी इसी कमी को
جو ہے اپنا ہتھیار بنا کر اس کو غزل میں پرو دیا۔ دراصل آتش اپنی شاعری کے متعلق دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی شاعرانہ صلاحیت جو ہے وہ خدا کی دین ہے، اس لیے انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی بلکہ شعر خود بخود ان کے ذہن میں آتے چلے گئے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے کہ جیسے کھیتی کرنے کے لیے ایک انسان بہت محنت کرتا ہے، بیل جو ہوتا ہے ہل چلاتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، تب جا کر فصل جو ہے پروان چڑھتی ہے اور اس کو اپنی محنت کا ثمر ملتا ہے، تب اس کو سرسبز جو ہے فصل دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن شاعر نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو نہ ہی کوئی اتنی زیادہ محنت کی، نہ ہل جوتا، نہ بیج بویا، اور بغیر محنت کے اس کی شاعری کی سرزمین جو ہے وہ ہری بھری رہی، یعنی کہ اس کی شاعری پروان چڑھی، اس کی شاعری جو ہے بہت مشہور ہو گئی، تو اس کی محنت کیے بغیر۔ ٹھیک ہے، یہ 4 اشعار کی ہم نے جو ہے مفہوم پڑھا، اور اس کی تشریح کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا، مشکل الفاظ کے معنی کے بارے میں بھی بتایا۔ تو آپ لوگوں کو جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے تشریح کرتے ہوئے اس کی کیسے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، تو آپ نے ویسے ہی ان کو بہت پیارا سا کر کے جو ہے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ کوشش کریں کہ ایک شعر کی تشریح تو ضرور کریں، کہ تھوڑی سی جو ہے پریکٹس ہو جاتی ہے کہ شعر کو ہمیں کس طریقے سے لکھنا ہے اور اس کی تشریح کیسے بنانی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، یہی آج کی آپ لوگوں کی ڈائری ہے۔ اللہ حافظ۔